Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about UNSC reforms. India calls for revamp of UNSC as part of reforms. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view, especially with respect to sub topic international institutions. तो यूएनएससी के बारे में जरा समझते हैं। देखिए, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जब 1945 में बनाए गए तो उसके टोटल 6 पार्ट्स, 6 कंपोनेंट हैं जिनको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन। उसमें से आप कह सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को बनाया ही गया था विथ द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, and it is United Nations Security Council which has been entrusted with this responsibility of maintaining international peace and security. इसी के पास वो पावर्स भी हैं कि अगर किसी केस में अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को वायलेट कर रहा है तो इट कैन रिलीज सम ऑब्लिगेटरी या बाइंडिंग डायरेक्टिव्स फॉर दैट मेंबर कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरह के पावर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही हैं। सो दैट इज वाई समटाइम्स इट इज सेड कि यूएन इज यूएनएससी, यूएनएससी इज यूएन। इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो है यूएनएससी। यूएन के जो सारे महत्वपूर्ण काम करता है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करता है। बट यूएनएससी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इट इज नॉट कंप्लीटली मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। इसकी मेंबरशिप काफी लिमिटेड है। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर हैं 193 मेंबर कंट्रीज, उनको सीधा सीधा यूएनएससी के अंतर्गत मेंबरशिप नहीं मिला हुआ है। Only 5 countries have got permanent membership under United Nations Security Council. These 5 countries are known as P5 nations. This is US, UK, France, Russia and China. While total 15 में से 5 तो permanent members हो गए, there are 10 non-permanent members who are elected amongst the members of United Nations for 2-year term. Elected from the members of United Nations by the member of United Nations for a 2-year term. तो और 2 साल के टर्म के लिए इनको चुना जाता है। हर साल 5-5 कंट्रीज नए नए चुने जाते हैं। तो जैसे राज्यसभा में होता है ना कि 6 साल का टर्म है और हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स रिप्लेस होते हैं, नए चुने जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 2 साल का टर्म है और हर 1 साल पे 5 कंट्रीज नए रिप्लेस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत की मेंबरशिप थी 2022 से लेकर के 2023 एंड तक। फिर इंडिया, अब देखो इंडिया, आयरलैंड, नॉर्वे, केनिया, मेक्सिको, इनकी मेंबरशिप खत्म हो गई इन दिसंबर 2023 और इनको रिप्लेस कर दिया इन 5 देशों ने। फिर वैसे ही बाकी अगले साल फिर ब्राजील एंड ऑल, यूएई, इन सब की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, जिनकी शुरुआत हुई थी 2023 के स्टार्टिंग में, खत्म हो जाएगी 2024 के एंड में, एंड देन 5 न्यू कंट्रीज विल बी इलेक्टेड। ये जो 15 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ये मिल करके किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट मुद्दों पे ये फैसला लेते हैं विथ वोटिंग। और वोटिंग में if 9 votes are in favor of a particular resolution, then only that resolution is accepted. But the problem is that these 5 countries, permanent countries, have got veto power. Veto power means if they reject any resolution, then that resolution cannot be accepted even if remaining 14 countries are in favor of that resolution. So this is one contentious issue. Veto power के कारण होता क्या है कि these countries get a lot of scope to promote their own vested interest on this international forums. For example, अगर इसराइल के अगेंस्ट कोई भी रिजोल्यूशन लाया जाएगा इन ऑर्डर टू इंश्योर ह्यूमैनिटेरियन राइट्स इन गाजा रीजन, यूएस उसको वीटो कर देगा। सीरिया के अंदर अगर बात की जाए, बशर अल असद के अगेंस्ट कोई रिजोल्यूशन लाया जाएगा, बशर अल असद की सरकार के अगेंस्ट, तो रसिया उसको वीटो कर देगा। So these countries have been using this veto power, which is an extraordinary power given to these P5 countries with the hope कि they will use this power with a lot of responsibility. क्योंकि इनको P5 कंट्रीज को वीटो पावर देने के पीछे मकसद ही यही था, इनको परमानेंट कंट्री बनाने के पीछे मकसद ही यही था कि these are very responsible countries and they will take important decisions with a lot of gravity.
कंसीडरिंग द सिग्निफिकेंस और इंटरेस्ट ऑफ एवरी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बट ऐसा जनरली होता नहीं है, तो दैट मेक्स दिस वीटो पावर वाला प्रोविजन फॉर द परमानेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएनएससी अ वेरी कंटेंशियस प्रोविजन। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि यूएनएससी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कोई भी इंटरनेशनल फ्रिक्शन होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसके अंदर क्या इश्यूज हैं, उसको फिर उसके अंदर अग्रेसर कंट्री कौन है, उसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेना या कुछ सैंक्शंस लगाना, ये सारी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही है। दैट इज वाई इट इज सेड दैट यूएन इज यूएनएससी एंड यूएनएससी इज यूएन। अब करंट न्यूज देखते हैं। देखिए, भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी लास्ट ईयर 2023। फिर 2023 के 1 दिसंबर को इंडिया की प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर दी गई टू ब्राजील। अभी इस साल ब्राजील के अंदर फिर G20 के समिट्स कराए जाएंगे। जैसे पिछले साल भारत के अंदर सीरीज ऑफ मीटिंग्स एंड ऑल कराए गए थे ऑफ G20, इस साल ब्राजील के अंदर कराए जाएंगे। तो उसी के अंतर्गत जो पहला वन ऑफ द अर्लीस्ट G20 मीट हुई है वो हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग FMM इन रायो डी जेनेरियो ब्राजील। वहाँ पे इंडिया के तरफ से फॉरेन मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, यूएनएससी इज एन आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इट रिफ्लेक्ट्स एन आउटडेटेड आइडिया दैट ओनली 5 कंट्रीज आर responsible and these are the 5 countries. This is an outdated idea and this must be changed. There is need for reformed multilateralism. मतलब कुछ चेंजेस लाने होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे। ऑफ कोर्स इंडिया हैज बिन वोटरी ऑफ द आइडिया कि यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबरशिप हैं उनको एक्सपैंड की जाए और उसमें इंडिया जैसे रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज को इंक्लूड किया जाए। तो उसी को नया टर्म दे दिया गया है रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। याद रखिएगा कि रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की जरूरत है। यूएनएससी एक आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है और अगर उसके अंदर हम लोग करंट जनरेशन्स के, करंट टाइम्स के रियलिटीज को ध्यान में रखते उसके अंदर अगर रिफॉर्म्स ना लाए तो यूएनएससी विल बिकम रिडंडेंट ऑल्सो। तो जो रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म का आइडिया भारत ने प्रपोज किया है उसके 4 एलिमेंट जरा देखते हैं। मेकिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इफेक्टिव। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके भी आप कहिए ऑटोनॉमी और इनके भी फंक्शनिंग को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते रहे हैं कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट बाय फ्यू कंट्रीज स्पेशली यूएस एंड इट्स यूरोपियन पार्टनर्स एज ए टूल टू प्रमोट द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ दीज कंट्रीज। तो अगर हमें वाकई में इन रियल सेंस मल्टीलैटरलिज्म को रिफॉर्म करना है तो वी नीड टू मेक दीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इफेक्टिव, improve working methods of these international organizations, multilateral system to work common cause, not individual interest। ये पॉइंट्स याद कर लेंगे तो हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स जो मल्टीलैटरल सिस्टम्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हो गया, WTO हो गया, मल्टीलैटरल मतलब जहाँ पे अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेशन है, इन मल्टीलैटरल सिस्टम्स को कॉमन कॉज के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वन कोर आइडिया फॉर रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म इज कॉम्प्रिहेंसिव यूएन रिफॉर्म्स। उसके अंतर्गत भी मेनली यूएनएससी रिफॉर्म्स। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस के 75th ईयर पे जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए यूनाइटेड नेशंस के ये बात कही थी कि द वर्ल्ड कैन नॉट फाइट टूडेज चैलेंजेस with outdated structure. There also he referred United Nations Security Council as an outdated structure. You see, you still consider that only 5 countries are capable and responsible, but many new countries, more powerful, more capable countries have emerged. Countries like India, that must be respected, that must be acknowledged, and that is why, without comprehensive reforms, our Prime Minister said, the UN will face a crisis of confidence. वी नीड अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। तो ये जो वर्ड है ना, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म, इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है। भारत जब भी बात करता है किसी भी इंटरनेशनल फोरम्स में, स्पेशली यूएनएसए रिफॉर्म्स को लेकर के, तो ये वर्ड इस्तेमाल होता है रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। तो मुझे लगता है कि इस पर सीधा सीधा मेंस में प्रश्न पूछ लेगा रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म और उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए एंड ऑल, राइट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट क्यों मिलनी चाहिए, इसको लेकर के कई सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं इंडिया की तरफ से। स्पेशली few important arguments are कि India is one of the founding member of United Nations Security Council, overall United Nations itself. We are founding member। जब उसकी UN चार्टर साइन हो रही थी सैन फ्रांसिस्को में,
Then India was one of the 51 founding members of United Nations. We have a strong economy. We have third largest economy in the world on PPP basis. We have largest population in the world. Recently, we have surpassed China. So इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, इसको तो रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए परमानेंट member country. We are one of the largest contributor to United Nations peacekeeping force. We are leader of third world countries. We lead groupings like BRICS, IPSA, India, Brazil, South Africa, non-alignment movement के India leader रहे हैं. And we are a responsible nuclear power also. We have developed nuclear weapon, but at the same time we have a nuclear doctrine of no first use. So we are responsible nuclear power also. Considering these ideas, India must be given membership of United Nations Security Council as a permanent member. अपने इस प्रपोजल को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने कुछ फोरम्स भी डेवलप किए, जैसे G4 ग्रुपिंग, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान टुगेदर दीज 4 कंट्रीज आर लॉबिंग कि इनको परमानेंट सीट मिल जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर. G27 प्लेटफॉर्म, G77 प्लेटफॉर्म, G77 प्लेटफॉर्म बनाया गया था 1964 में, वेयर 77 डेवलपिंग कंट्रीज टुगेदर केम टू strengthen their voice in order to make their voice heard in overall global order. G77 over a period of time more countries joined G77. आज के डेट में 134 countries are member of G77, लेकिन आज भी इसका नाम G77 ही है. इट वॉज क्रिएटेड विद एन एम ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन. तो इस G77 प्लेटफॉर्म पे भी अब देखिए जनरली ग्लोबल साउथ वाले कंट्रीज ही G77 के मेंबर्स हैं. तो G77 के प्लेटफॉर्म पे भी इंडिया इज मोबिलाइजिंग द आइडिया कि भारत जैसे देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर. यूएनएससी रिफॉर्म, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. 5 फंक्शनल हैं आज के डेट में. 1, द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नो लॉन्गर फंक्शनल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. It maintains international peace and security, can enforce obligatory order on its members. 15 members हैं, 5 परमानेंट हैं जिनके पास वीटो पावर है, 10 members हैं नॉन परमानेंट विद 2 years term. India called UNSC an outdated platform, and there is a need of reformed multilateralism. This is what India has been highlighting again and again. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next topic is about anti-hydrogen experiment, gravity interferometer spectroscopy. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए, इस डेवलपमेंट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट एंटी मैटर. देखिए, जैसे मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स के अंदर फिर सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. वैसे ही उसका ठीक अपोजिट होता है एंटी मैटर. मैटर की तरह ही एंटी मैटर में भी मास होता है, बट उसके जो चार्जेस होते हैं बिल्कुल अपोजिट होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्जेस आर अपोजिट. इसीलिए एंटी मैटर्स आर नोन एज मिरर मैटर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड अराउंड अस. मिरर मैटर्स या एंटी मैटर्स कहे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यह है लिथियम का एटम. इसके अंदर प्रोटॉन है विथ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन है विथ न्यूट्रल चार्जेस, एंड इलेक्ट्रॉन है विथ नेगेटिव चार्ज, बट एट द सेम टाइम नेग्लिजिबल मास. लिथियम एटम जो है ये मैटर है. लिथियम या एंटी लिथियम एटम भी होता है विच इज एन एंटी मैटर. इसके अंतर्गत प्रोटॉन का एंटी मैटर या मिरर मैटर होगा एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन. तो मास सेम है बट चार्जेस अपोजिट है. न्यूट्रॉन के अंदर तो चार्ज नहीं है, तो चार्ज यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो. और इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर होगा पॉजिट्रॉन. मास नेग्लिजिबल है बट चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है. एंटी लिथियम एटम्स को कहा जाएगा एंटी मैटर. तो जिस तरीके से एटम्स होते हैं उसके अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही एंटी मैटर्स होते हैं उसके अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं. और सब पार्टिकल्स का नेचर जो है वो मास वाइज सेम ही है बट चार्ज वाइज अपोजिट है. दैट इज वाई दे आर नोन एज मिरर मैटर. और ऐसा माना जाता है कि मैटर के साथ साथ एंटी मैटर्स वे आर ऑल्सो क्रिएटेड ड्यूरिंग द बिग बैंग, एंड विद दैट यूनिवर्स वाज क्रिएटेड. तो बिग बैंग एक्सप्लोजन के साथ ही मैटर और एंटी मैटर क्रिएट हुए थे. एंड मैटर एंड एंटी मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर. They cannot coexist in a close range. Otherwise, they will annihilate each other. एक दूसरे को ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देंगे.
ये हो गया एंटी मैटर। अब देखिए हाइड्रोजन का एंटी मैटर क्या होगा, एंटी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन का एंटी मैटर क्या हो गया जी, एंटी प्रोटॉन। तो मास वही है बट चार्ज अपोजिट हो गया। और उसके अंदर भी होते हैं एंटी क्वार्क्स। प्रोटॉन के अगर सब कंपोनेंट्स को देख लिया जाए तो वो होते हैं क्वार्क्स। तो एंटी प्रोटॉन के सब कंपोनेंट्स को कहा जाएगा एंटी क्वार्क्स। उसके अलावा हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व करता है अराउंड दिस प्रोटॉन न्यूक्लियस। तो एंटी हाइड्रोजन में एक पॉजिट्रॉन होगा विच विल रिवॉल्व अराउंड दिस एंटी प्रोटॉन। तो ये हो गया एंटी हाइड्रोजन। एंटी हाइड्रोजन को स्टडी किया जा रहा है, एंटी हाइड्रोजन को स्टडी किया जा रहा है। किस तरीके की स्टडी की जा रही है कि इसके ऊपर ग्रेविटी का क्या असर पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रेविटी का एंटी हाइड्रोजन पे क्या असर पड़ेगा, उसी एक्सपेरिमेंट का नाम है AEGIS, एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट फॉर ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट इज द AEGIS experiment. This AEGIS experiment is approved by CERN. तो CERN इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, उसको शॉर्ट में कहते हैं सर। तो CERN द्वारा कराया जा रहा है ये एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। It will directly measure the Earth's gravitational acceleration g on anti-hydrogen. It will be first such direct test of gravitational interaction between matter and antimatter. तो ग्रेविटी तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ के कारण हो रही है विच इज अ मैटर। तो इट विल बी फर्स्ट सच टेस्ट जहां पे मैटर एंड एंटी मैटर के बीच में इंटरेक्शन को टेस्ट किया जा रहा है, जिसका नाम टेस्ट का है एजिस। और देखिए ये जो एंटी मैटर्स होते हैं they are तो naturally produced also, they are naturally produced were produced during the big bang itself, but इनको थोड़ा बहुत प्रोड्यूस किया जाता है विथ हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स ऑल्सो। हम लोग भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स करके एंटी मैटर्स को कुछ डेवलप कर सकते हैं, और उन्हीं एंटी मैटर्स को डेवलप किया गया सबसे पहले। एंटी हाइड्रोजन को डेवलप किया गया और फिर उसको ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करा करके देखा जा रहा है इन दिस एक्सपेरिमेंट ईजिस। तो सवाल उठता है कि ये एंटी हाइड्रोजन डेवलप हुआ कैसे। दिस एंटी हाइड्रोजन हैज बीन डेवलप्ड इन लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर LHC विच इज ऑपरेटेड बाय सर विच इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। तो मैं एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ चीजों को। जैसे मैटर होता है वैसे उसका अपोजिट मिरर मटेरियल होता है एंटी मैटर। मास वाइज सेम होते हैं, बस चार्जेस अपोजिट होते हैं। लिथियम का एंटी मैटर हो गया एंटी लिथियम एटम। अभी एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें एंटी हाइड्रोजन के ऊपर ग्रेविटी का क्या असर पड़ता है, उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया जा रहा है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है एजिस एक्सपेरिमेंट। सवाल ये उठता है कि एंटी हाइड्रोजन आया कहाँ से। एंटी हाइड्रोजन हमने वैसे तो नेचर में भी प्रोड्यूस होता है, बट वो हमारे पास डायरेक्टली रेडली अवेलेबल नहीं होता है। एंटी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया गया है थ्रू लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर बाई सर विच इज नियर जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। ये लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर क्या है वो जरा देखिए। ये लार्ज हाड्रोन कोलाइडर इस तरीके का 27 किलोमीटर लंबा, ये सर्कुलर आप कह सकते हैं कि रिंग है। इसके अंदर जगह जगह पे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगे हैं, और वो मैग्नेट्स का काम क्या होता है, एक्सेलरेट करता है इसके अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, जैसे प्रोटॉन वगैरह को। और वो 27 किलोमीटर सर्कुलर रिंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स जो है फिर प्रोटॉन्स वगैरह को एक्सेलरेट कराता है, और इतना एक्सेलरेट कराता है उसके बाद दो प्रोटॉन्स को आपस में कोलाइड कराता है, इसीलिए इसका नाम है लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर। एंड वंस दीज टू super accelerated protons collide with each other in this LHC, they lead to creation of several sub particles। उसमें से कुछ एंटी मैटर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और उन एंटी मैटर्स को स्टडी किया जा रहा है कि उनके ऊपर ग्रेविटी का क्या असर होता है। उसके अलावा एक और न्यूज है कि इन अ साइंटिफिक ब्रेक थ्रू an international team of researchers have successfully demonstrated laser cooling of positronium for the first time। तो positronium is a bound of electron and positron, that is तो positron क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है, दोनों को कंबाइंड करके बना दिया गया पोजिट्रोनियम। और पोजिट्रोनियम को लेजर के थ्रू कूलिंग कराई गई है पहली बार। दैट इज ऑल्सो द न्यूज।
ठीक है, आई जस्ट होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर एंटी मैटर की थोड़ी और बात की जाए तो यू सी, जो भी हम आसपास में मैटर देखते हैं वो हार्डली 4% ऑफ द यूनिवर्स है। रिमेनिंग 26% जो है वो डार्क, यू सी, जो भी मैटर हम अपने आसपास में देखते हैं दैट इज 4% ओनली। रिमेनिंग जो 23% है दैट इज डार्क मैटर एंड 73% इज अबाउट डार्क एनर्जी, अबाउट विच वी डोंट नो मच। तो ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाया गया है, एलएचसी का मेन पर्पस है कि एक तो एंटी हाइड्रोजन्स वगैरह प्रोड्यूस करे, उनको स्टडी करे, और फिर इस बात को इस्टेब्लिश करे कि वाई सम पार्टिकल्स आर वेरी हेवी while अदर पार्टिकल्स हैव नो मास एट ऑल। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की कोई नो मास क्यों नहीं है। एंड दूसरा, व्हाट आर द डार्क मैटर्स एंड डार्क एनर्जी, इनको ज़्यादा जानने की कोशिश की जाएगी। अदरवाइज जो भी ये मैटर हम अपने आसपास में देखते हैं, मैटर या एंटी मैटर, दे आर हार्डली 4% ऑफ द यूनिवर्स। रिमेनिंग 96% इज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, उनको स्टडी करता है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। सो एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट, एंटी मैटर क्या होता है? It is some same ordinary matter with opposite charges is antimatter. It is created during Big Bang along with the matter. It can also be created by humans through Large Hadron Collider. तो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर हो गया पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का हो गया एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हो गया एंटी न्यूट्रॉन, और हाइड्रोजन का हो गया एंटी हाइड्रोजन। एजिस एक्सपेरिमेंट इज स्टडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एंटी हाइड्रोजन, फर्स्ट सच एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड। इसको बनाने के लिए एलएचसी सेटअप बाय सर near Geneva, Switzerland, which has helped in creating many antimatters. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट घड़ियाल प्रेजेंस इन असम। तो सर्वे कंफर्म्स घड़ियाल्स प्रेजेंस इन असम आफ्टर 75 इयर्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, घड़ियाल एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है आईयूसीएन के रेड डेटा बुक में। घड़ियाल आपने देखा होगा, ऐसा इसका बहुत ही इलोंगेटेड माउथ होता है। It is found in fresh water system only. It is found in northern India as well as in lowlands of Nepal. मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा घड़ियाल हैं, और मध्य प्रदेश के राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ट्राई जंक्शन पे एक सेंचुरी है, नेशनल चंबल सेंचुरी, विच इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट सेंचुरी एज फार एज घड़ियाल पॉपुलेशन इज कंसर्न। नेशनल चंबल सेंचुरी में बहुत सारे घड़ियाल मिलते हैं। और इंडियन घड़ियाल की अगर बात की जाए तो वैसे तो दुनिया के सारे घड़ियाल्स की तरह इंडियन घड़ियाल्स भी रिवर ड्वेलिंग है, बट दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे ग्रो अप टू 8 मीटर्स इन लेंथ, और उनका वेट जो है 160 किलोमीटर एवरेज होता है, बट इट कैन गो अप टू 600 किलोग्राम्स। आई एम सो सॉरी, 160 किलोग्राम्स एवरेज वेट होता है, बट इट कैन गो अप टू 600 किलोग्राम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंबल जो नेशनल सेंचुरी है वो ट्राई जंक्शन पे है ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज़्यादा, इस रीजन में सबसे ज़्यादा घड़ियाल मिलते हैं। करंट न्यूज ये है कि असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा नदी में कंफर्म किया गया है कि घड़ियाल अवेलेबल है। देयर आर घड़ियाल्स इन असम ब्रह्मपुत्रा रिवर। दिस फाइंडिंग ऑफ घड़ियाल्स इन असम ब्रह्मपुत्रा रिवर हैज हैपेंड आफ्टर 75 ईयर। तो पिछले 75 ईयर से घड़ियाल्स मिले नहीं थे ब्रह्मपुत्रा नदी में। 160 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पे टेस्टिंग हुई और फिर पता चला, ये टेस्टिंग हुई। द सर्वे वाज डन फ्रॉम माजूली टू कोलिया ब्रह्मा ब्रिज, बोमरा ब्रिज इन तेजपुर, और वहाँ के 160 किलोमीटर के स्ट्रेच में घड़ियाल्स पाए गए हैं। भारत के अंदर अगर क्रोकोडाइल्स की बात की जाए तो 3 तरह के क्रोकोडाइल्स हैं मेनली। घड़ियाल्स हैं, मगरमच्छ हैं जिनको मगर क्रोकोडाइल कहते हैं, तीसरा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आर तो लीस्ट कंसर्न, मगर crocodile is vulnerable while घड़ियाल्स are critically endangered. This is the board work with respect to the particular topic. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अभी हाल फिलहाल में प्रीलिम्स के पेपर सेट हो रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, WHO ने भारत सरकार के कोलैबोरेशन में मिल करके एक प्लेटफॉर्म सेट किया, इसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। दिस अनाउंसमेंट की इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा दैट वाज मेड लास्ट ईयर ओनली ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो ग्लोबल
इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ बनाया जाएगा, ऐसा भारत ने अनाउंस कर दिया था लास्ट ईयर ही। और अब जाकर के डब्ल्यूएचओ के एसोसिएशन में भारत ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ स्टैब्लिश किया है। तो डब्ल्यूएचओ और भारत ने मिलकर के जो प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया है, इसके टोटल 4 कंपोनेंट हैं। कंट्री बेस्ड ट्रैकर्स, हेल्थ रिलेटेड डेटा को ट्रैक करने के लिए कंट्री बेस्ड ट्रैकर्स डेवलप किए जाएंगे। आपको नाम से समझ आ रहा है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, तो हेल्थ रिलेटेड डेटा का डिजिटलाइजेशन एंड एनालिसिस इन ऑर्डर टू मेक प्रॉपर एंड डायग्नोसिस अबाउट डिजीजेज एंड प्रिवेंट सच डिजीजेज इन फ्यूचर। इसके लिए डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कंट्री लेवल पे, और इसको भारत ने इनिशिएट किया इन एसोसिएशन विद डब्ल्यूएचओ। तो कंट्री नीड्स ट्रैकर भारत के बेसिस पे, भारत के लेवल पे पहले होगा, फिर बाकी देशों में आएगा। तो भारत के ट्रैकर्स, ये कौन कौन सी बीमारियां हैं, कंट्री रिसोर्स पोर्टल डेटा स्टोर करके रखा जाएगा वहाँ पे कि क्या 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 बेहतर अप्रोच किए जा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिजीज मैनेजमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स फॉर शेयरिंग क्वालिटी एश्योर्ड डिजिटल टूल्स, तो क्या क्या डिजिटल टूल्स हो सकते हैं हेल्थ रिलेटेड डेटा को एनालिसिस करने के लिए, उनको शेयर करने का वर्ल्ड वाइड गुड प्रैक्टिसेस, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स। एंड देन कन्वेनिंग नॉलेज एक्सचेंज। आपको बस चुपचाप से ये 4 थीम्स याद कर लेने हैं, राइट। ये इनका एग्जैक्टली क्या मतलब है अभी तो सरकार ने भी डिटेल में दिया नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द 4 की एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 4 की एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, और समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा देख लीजिएगा, कंट्री बेस्ड ट्रैकर होना चाहिए बीमारियों का, रिसोर्स पोर्टल होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स होना चाहिए, कन्वेनिंग नॉलेज एक्सचेंज हो इन ऑर्डर टू मैनेज सच डिजीजेस। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो आंसर वुड बी नन। एंड FHDC जो है, इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।